हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो बच्चों, हम लोग आज क्या करने वाले हैं, क्लास 10th के जितने भी फार्मूला है सबको रिवाइज करने वाले हैं। नॉट ओरल है ना, हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ लर्न करेंगे और इस कंप्लीट वीडियो में आपका जितने भी फार्मूला है क्लास 10th की वो सारा रिवीजन हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखते समय पैरेलल आप नोटबुक पे लिखना है ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ देखने से नहीं बनता है, उसे ओरल सॉल्व करने से नहीं है ना। हम रिटिन में जब सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्टली रियलाइज होता है और आपको लर्न भी होगा, नोन भी होगा, है ना। तो आप साथ में पैरेलल अपने नोटबुक पे क्या करना, नोट डाउन करना। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो आता है हमारा, फर्स्ट में देखते हैं तो नंबर सिस्टम। किसके बारे में बच्चों? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बच्चों क्या करना है, नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड एक फार्मूला है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो रेशनल इरेशनल नंबर है ना, उसके बारे में तो थोड़ा सा हम उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं बच्चों। नंबर सिस्टम की बात करते हैं, इसमें नंबर है ना, रियल नंबर है ना। रियल नंबर में आपको दो तरीके के बच्चों पढ़ना है, दो पार्ट। कौन कौन सा बच्चों? रियल नंबर दो है, एक क्या है, रेशनल नंबर, क्या बच्चों, रेशनल नंबर, और दूसरा क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है ना। यहाँ पे जो मेजर पढ़ना है नंबर सिस्टम में यही पढ़ना है, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर जो क्या होता है बच्चों, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। क्या होता है बच्चों? इन पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होता है ना। रेशनल नंबर जो है क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं है। डन। अब क्या है, इरेशनल नंबर जो होता है वो रूट के फॉर्म में होता है। जैसे इसमें एग्जांपल पहले ले लेते हैं बच्चों, इसमें एग्जांपल में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, -5/2 है ना। ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर। 1.3, 2.444 डॉट 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 है ना। ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है। सब के सब रेशनल नंबर मैंने लिखा है, जितना भी सब रेशनल नंबर है। यानी इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है ही बच्चों। किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर 2 है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। 2 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, 0 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ये डेसिमल को हटाएंगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेट और रिपीट होता है वो क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है। तो ये जितने भी एग्जांपल है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या हुआ, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या बच्चों, जिसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सका, जैसे √3, √2 है ना, √5। यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3.0120725 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमारा क्या होगा बच्चों, चलते जाएगा। तो ये सब के सब इरेशनल नंबर है। क्या बच्चों, इरेशनल नंबर में पाई भी आता है, ध्यान रखना, पाई जो है इरेशनल नंबर है, एक्सेट्रा। अब इसमें रूट वाला देखो, √4 होगा रेशनल नंबर, √25 रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि √25 जो है बच्चों क्या होगा, वो 5 से बाहर आ जाएगा। तो ये सब रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है, समझ गए। आपने प्रूव भी किया होगा कि √2 इज ए रेशनल नंबर, प्रूव दैट √2 इज रेशनल नंबर, √3 इज रेशनल नंबर, है ना। तो ये सब को इरेशनल प्रूफ करना था, क्यों? क्योंकि वो रेशनल था, है ना। तो इस कैटेगरी में आता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। बस आपको मैं क्विकली रिवीजन करवा रहा हूँ सारा फार्मूला का। तो ए हमारा रेशनल नंबर है, ए इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। डन। एक और बच्चों फार्मूला आता है, क्या आता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या बच्चों, मैं यहां पे लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, एचसीएफ है ना, यानी इफ टू नंबर, इफ एलसीएम, इफ टू नंबर ए एंड बी, मानो चलो 2 नंबर है ए एंड बी, तो इस दोनों नंबर का क्या होगा बच्चों, देखो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी का एचसीएफ इनटू
LCM A, B। A, B क्या है बच्चों, यानी HCF ऑफ A, B और LCM ऑफ A, B, ये दोनों का जो मल्टीपल होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, इसके इक्वल होगा। या सीधे हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो ऐसे भी HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। A इंटू बी क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एक रिलेशन है जिसका काफी यूज होता है। ए है, ये रिलेशन है और इसका काफी इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से आपको HCF दे देगा, कभी LCM दे देगा, एक नंबर होगा, फाइंड अनदर नंबर। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं बच्चों, इसमें और भी है, एक टर्मिनेटिंग टर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो भी रिप्रेजेंट करने के लिए आता है कि बताओ कि टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग, या ऐसे कि बताओ S6 के पावर 2 है ना, n क्या ये कितने किस डिजिट से एंड होगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या करना है बच्चों, 6 के पावर n है तो हम फैक्टर चेक कर लेंगे बच्चों, क्या है 2,3 है, ये कभी 0 से एंड हो सकता है क्या, नॉट, नेवर एंड विथ 0, है ना, नेवर एंड विथ 0, यानी इसका एक्सपांशन जो होगा वो 0 से कभी एंड नहीं होगा, है ना। 6 के पावर n है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये 0 से एंड हो सकता है इसका एक्सपांशन, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, 0 से एंड होने के लिए कोई भी नंबर 0 से जब एंड होता है तो उसके मल्टीपल में 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 और 5, तो ही 0 आएगा। एक 0 के लिए एक पेयर चाहिए 2 और 5 का। देख लो यहाँ पे, एक 2 एक 5, है ना, 10 आएगा बच्चों। यदि 4 है 25 है, देखो 100, यानी दो 0 के लिए कितना चाहिए, 2 2 2 5, है ना। देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे 125,000 दिख रहा है, यानी हमें 3 0 चाहिए था, 3 2 और 3 5, यहाँ पे कितना है 2 2 और 2 5, तो 2 0, यानी एक 0 के लिए एक 2 और एक 5 का पेयर चाहिए। तो यहाँ पे तो एक भी नहीं है तो कभी भी एंड नहीं हुआ। इस तरीके से हमें सोचना है। मेजर नंबर सिस्टम में यही है, बचपन से हम प्राइम फैक्टराइजेशन, LCM SCF वगैरह पढ़ते हैं तो आता ही होगा, आई होप, है ना। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों किस साइड, पोलिनोमियल, है ना। पोलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट है, हम उसमें देखने वाले हैं बच्चों। पोलिनोमियल में क्या है, पोलिनोमियल की बात करते हैं बच्चों तो इसमें हमारा मेन एक्सप्रेशन है। जैसे पोलिनोमियल में क्या करना है, मोनोमियल टर्म, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब एक्सप्रेशन होने वाला है। तो क्या होगा बच्चों, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच क्या होगा बच्चों, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म प्रेजेंट, सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट होगा। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच ओनली वन टर्म प्रेजेंट, दैट इज नोन एज मोनोमियल, है ना। एग्जाम्पल में बच्चों जैसे 2x 3x 7x/2 4/2 x, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं बच्चों, 3xyz/2 pq, चलो paq/c, कुछ भी लिख दो। ये जितने भी डिवीजन में होता है तो एक ही टर्म होता है, सब के सब मोनोमियल है। इसी तरीके से बाइनोमियल भी आता है बच्चों। बाइनोमियल में क्या होगा, बाइनोमियल में 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स होनी चाहिए। 2 टर्म्स यानी इसमें एक प्लस या एक माइनस से सेपरेट होगा। जैसे 2x + 1 हो गया तो बच्चों देखो ये बाइनोमियल हो गया। यहाँ पे क्या है 3x + 5, ये बाइनोमियल हो गया। 2y/3 + z, ये बाइनोमियल है। x³ - 2 बाइनोमियल है। y⁴ - z, ये सब क्या है, बाइनोमियल है। ये सब के सब बाइनोमियल है। बाइनोमियल यानी 2 टर्म होनी चाहिए, सिर्फ 1 2 है ना, ओनली 2 टर्म, सिर्फ 2 टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। इसी तरीके से ट्राइनोमियल में बच्चों 3 टर्म, क्या
हम ट्राइनोमियल की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, ओनली 3 टर्म्स, सिर्फ 3 टर्म्स होंगे। कौन, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 2, कुछ ले लो बच्चों, ax प्लस by प्लस c। देखो ax है ना, तो एक टर्म, यानी जो टर्म होता है वो प्लस माइनस से सेपरेट होता है, तो ये 3 है ना, 1 2 3, ये टर्म जो सेपरेट है प्लस माइनस से, तो इस तरीके से ट्राइनोमियल हो गया। तो ये हमारा बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आना चाहिए कि भाई पता तो हो कि बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है, मोनोमियल कौन सा है। डन। चलो अब हम थोड़ा सा कोफिशिएंट के बारे में देखते हैं, नोट कर लो, है ना। हम कोफिशिएंट के बारे में, एक लीनियर है ना, हम कोफिशिएंट के बारे में देखेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, जैसे एक एक्सप्रेशन लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ax² प्लस by bx प्लस c, है ना। ये सपोज हमने एक एक्सप्रेशन लिया, अब इसमें हमें कोफिशिएंट पूछा गया, तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा बच्चों, a। कोफिशिएंट ऑफ x बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x b। अब c क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म, आपसे पूछा गया कांस्टेंट टर्म क्या है, तो c। मैंने एग्जांपल जानबूझ के लिया कि आगे भी आपको काम आएगा। डन। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है a² bx प्लस c, ये कोफिशिएंट ऑफ s², और यहाँ पे ebc। डन। अब इसी में क्या आता है बच्चों, पोलिनोमियल का और भी बताएंगे, जीरोज निकालने के लिए। क्या बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीरोज, क्या जीरोज, तो बच्चों जीरोज का मीनिंग क्या है, यानी जिस भी पॉइंट पे कोई भी पोलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जाए तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, जीरोज, है ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि जीरोज, जो जीरोज है बच्चों, जीरोज के केस में क्या करते हैं, अल्फा बीटा लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, अल्फा बीटा, यानी कोई भी हम 2 जीरो मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of the given polynomial equation, या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं, है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में कितना होता है, 2 जीरो ही होता है ना। यानी अल्फा और बीटा हमने क्या मान लिया, जीरोज मान लिया। क्या बच्चों, जीरोज माना है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अब देखो ये जो हमने एग्जांपल लिया है, ये क्या है, स्टैंडर्ड, आप देखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। एग्जांपल में ले लेते हैं पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम यही एग्जांपल ले रहे हैं अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। इसमें क्या है बच्चों, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चों, a b c क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोज होता है बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट में निकालेंगे बच्चों क्या, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज फर्स्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी b अपॉन ए क्या हुआ बच्चों, b क्या है, यही कोफिशिएंट है, यानी b यदि माइनस में है तो यहाँ माइनस में रखेंगे, यहाँ प्लस में है तो प्लस में रखेंगे b के साइन के साथ, अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होने वाला है बच्चों, c बाई a। ये हमारा पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बच्चों। मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ अभी, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बस मैं आपको फार्मूला रिवाइंड करा रहा हूँ कि कौन कौन सा फार्मूला है, क्या हो सकता है। एक जीरो निकलने के लिए आता है, तो जीरो का मीनिंग क्या होता है, यानी जिस भी पॉइंट पे, यानी यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू ले x की कि जो पूरे सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करके उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, जीरो, तो जीरो हो गया। डन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। डन। चलो अब क्या है, मेजर जो पोलिनोमियल इक्वेशन में ए है, एक ग्राफ भी आता है बच्चों। ए ग्राफ कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। क्या बनता है बच्चों, पैराबोला। ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये क्या सेकेंड में बच्चों, सेकेंड में जो लिखा मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए।
बच्चों ग्राफ क्या होता है, हम ग्राफ की बात करते हैं तो पैराबोला, ये क्या है पैराबोला। पैराबोला में क्या होता है बच्चों, देखो इसमें जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है, कर्व अपवर्ड भी हो सकता है, कर्व डाउनवर्ड भी होता है। ए की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो डाउनवर्ड है, पॉजिटिव है अपवर्ड है ना। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं ए के हेल्प से। तो ऐसे होता है, देखो जैसे सपोज ए हो गया, तो बच्चों इसका सोल्यूशन कितना हो रहा है, इसके 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो ए ही 0 हो गया, यही सोल्यूशन हो गया बच्चों। 0 1 0 1 और ये 0 2 है। 0 2 यानी करने का मतलब क्या कि दो सॉल्यूशन गेन होने वाले, यानी x का एक कोई वैल्यू आएगा, एक x का दूसरा वैल्यू आएगा, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ x एक्सिस को y को नहीं। ये हमारा 0 है। डन। चलो और भी हम आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ेंगे बच्चों, ये तो 0 के इसकी हेल्प से हो जाएगा, ये एक्सिस वगैरह पता है बच्चों, हमें यहाँ शॉर्ट में बना रहे हैं, आपको डिटेल में तो फिर हम क्लास में पढ़ेंगे है ना, फिर हम लेक्चर्स जब स्टार्ट होगा तो फिर इसको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है, कितने 0 आ रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, क्यों कट कर रहा है। इसका हम चाहे तो डाटा लेकर के क्या करेंगे, ग्राफ भी रिप्रेजेंट करेंगे कि पोलिनोमियल यानी जो पैराबोला बनता है वो कैसे बना फॉर्म हुआ है। तो ये सब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन में ग्राफ ड्रॉ करते हो सिमिलर तरीके से यहाँ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। एक कुछ पॉइंट है बच्चों है ना, कुछ पॉइंट है जो कि हम देखते हैं यहाँ से। और भी क्या है, आगे हम बात करते हैं बच्चों। इसके बाद पोलिनोमियल के बाद क्या आता है, पोलिनोमियल में आपको एक क्वेश्चन आएगा के वाला, ध्यान रखना क्या कि वैल्यू x है तो इसकी k की वैल्यू निकालो। तो बच्चों क्या करना है, उसमें बस जो एक्सप्रेशन है उसको 0 के इक्वल कर देना, फिर वहां से वेरिएबल सेपरेट करना, k अपने आप गेन हो जाएगा है ना, तो घबराना नहीं, बन जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की बच्चों, क्या लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं बच्चों तो क्या है, इस सब में ज्यादा फार्मूला नहीं है, बस लिमिटेड फार्मूला है, उसका एप्लीकेशन काफी वाइड है, हम मल्टीपल क्वेश्चन में उसका यूज करते हैं। लीनियर इक्वेशन की हम बात करते हैं तो बच्चों लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखो यानी a1x प्लस b1 है ना, a1x प्लस b1 y, हम चाहे तो x1 y1 ले सकते हैं, ठीक है, नहीं x1 y1 ले लेंगे तो फिर गलत है ना, एक a1x b1 y इक्वल प्लस c1, एक हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए बना, इसको इक्वेशन फर्स्ट यानी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर यानी क्या, लीनियर का मतलब क्या बच्चों, पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है, ये सब बहुत बेसिक है। दूसरा क्या बच्चों, a2x प्लस b2y इक्वल टू क्या प्लस c2 है ना, चाहो तो इक्वल में 0 लिख देंगे, यहाँ पे इक्वेशन बना रहे हैं ना तो इसलिए 0 लिखना जरूरी है। ए क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, एल लिख दिया लीनियर इक्वेशन, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का, तो बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, यानी इक्वेशन एक्सप्रेशन देख करके बी एबल टू डिसाइड कि सॉल्यूशंस क्या होंगे, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, मल्टीपल सॉल्यूशन होने वाला है, नो सॉल्यूशन होगा, यानी डिफरेंट जो लीनियर अलजेब्रिक का जो क्राइटेरिया है उसका हम डायरेक्टली यहाँ से इंप्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग है ना इक्वेशन को। कैसे बच्चों, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं E1 यानी फर्स्ट में क्या है, यूनिक, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, क्या बच्चों, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होने वाला, तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन यानी एक ओनली, यूनिक सॉल्यूशन मींस क्या, ओनली वन वैल्यू, ओनली वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स वाई लेकर के टेबुलेटेड फॉर्म में, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका एक ही पॉइंट मिलेगा, तो ओनली वन सॉल्यूशंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होगा बच्चों, देखो E1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2,
a1 a2 क्या है बच्चों, a1 x का कोफिशिएंट है, a2 इस x का कोफिशिएंट है, b1 इसका एक कोफिशिएंट है और b2 इस इक्वेशन का कोफिशिएंट है। दोनों का रेशियो यदि इक्वल में नहीं आ रहा है तो यूनिक सोल्यूशन होगा और एक कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब क्या, कि कुछ सॉल्यूशन गेन होगा और सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, यूनिक। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। डन। इसी तरीके से बच्चों यहां पे देखते हैं फॉर क्या ना, यदि u1 बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू हुआ, सपोज सेकेंड में क्या होगा कि हमने निकाला u1 बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, चाहे हम सारा को इक्वल कर देते हैं, इक्वल टू सी वन बाई सी टू, है ना। e1 बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, सबके सब इक्वल हो गया, यानी इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो, याद रखना रेशियो में सबका रेशियो इक्वल है, सबका रेशियो इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या बच्चों, इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहां से जरूर एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी क्या, जो लाइन होता है ना, लाइंस आर ओवरलैप, क्या करता है बच्चों, ओवरलैप करता है। ओवरलैप जैसे एक लाइन है ना तो इसी के ऊपर दूसरा लाइन हो जाता है, इस तरीके से, क्योंकि दोनों इक्वेशन का एक लाइन बनेगा, ए लिनियर इक्वेशन, ए भी लिनियर इक्वेशन है, दो लिनियर इक्वेशन है, दोनों का लाइन बनने वाला है। तो ये जो लिनियर इक्वेशन है यहाँ पे ये दोनों का डाटा सेम है तो ओवरलैप करता है, और ओवरलैप जब करता है तो कितने पॉइंट पे ओवरलैप करेगा बच्चों, कितने पॉइंट पे ओवरलैप करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे। कितना बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे कोइंसिडेंट करेगा, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर दूसरा है तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक है ही नहीं, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ। कितना बच्चों, इनफाइनाइट। तो देखो इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। कुछ पता चला ना कि क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेगा, क्योंकि इसके जो ग्राफ है वो ओवरलैप कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन गेन होगा। और एक क्या होता है, कंसिस्टेंट। बच्चों क्या होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि क्या हमें सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं। जैसे दो तरीके का होता है, कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट, तो एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। डन। चलो अब क्या करना है हमें, यहां पे कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों, देख लो यहां का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जैसे एक लाइन है, एक लाइन है, कहीं पे भी कट सकता, ऐसे ऐसे, है ना, कहीं पे भी इंटरसेक्टिंग हो, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही है, लेकिन इस केस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया बच्चों, इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि इसके लाइन ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक यानी दोनों लाइन जो है ओनली वन पॉइंट पे कट करेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज, है ना। अब हम थर्ड की बात करते हैं, तो बच्चों क्या है, देखो थर्ड में क्या हो सकता है, e1 बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये होगा e1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू और नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, यानी सी वन बाई सी टू इक्वल नहीं है। सी वन बाई सी टू इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल लाइन। क्या बच्चों, पैरेलल लाइन, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यानी नो सॉल्यूशन बच्चों, क्या, नो सॉल्यूशन। मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, ये नो सॉल्यूशन, यानी इस केस में सॉल्यूशन हमें गेन नहीं होगा, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं हो गेन होगा, या कभी ऐसा बोलेगा तो जीरो सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन है ही नहीं, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। इसमें पूछेगा कि कौन सा लाइन है, तो बच्चों क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। आपसे पूछेगा कि क्या है, किस तरीके के लाइन है बच्चों, इस केस में मान के चलो दो एक्सप्रेशन गिवन है, e1 बाई ए2 इक्वल टू बी वन बाई बी टू, तो किस तरीके के लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। e1 बाई ए2 का रेशियो निकाला, b1 बाई बी टू का, c1 बाई c2 का रेशियो निकाला, यदि सब इक्वल आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। लाइन कैसा होगा बच्चों, लाइंस आर ओवरलैप, या कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है वो कंप्लीटली। डन। और सेकेंड में क्या है बच्चों, पैरेलल लाइन होगा, सॉरी थर्ड में, थर्ड है e1 बाई ए2 इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन, तो इसमें कोई लाइन है नहीं, तो इसमें क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यानी एक लाइन ऐसे जा रहा है बच्चों, दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है,
एक लाइन ऐसे जाएगा, दूसरा लाइन ऐसे जाएगा, यानी लाइन जो है पैरेलल है, यानी कहीं मीट ही नहीं कर रहा है। अब मीट कर ही नहीं रहा है तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। डन, चलो जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद इसमें ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए आता है बच्चों, ग्राफ वगैरह है। मेन पॉइंट ये है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ काफी शॉर्ट में, है ना, हम पूरे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा कंप्लीट, है ना, तो उतना तो हम एक वीडियो में नहीं सारे फार्मूला को रिवीजन कर पाएंगे। डन, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलो अब क्या करना है बच्चों, अब हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया, है ना, लीनियर इक्वेशन। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों एक ही क्वाड्रेटिक, है ना, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डायरेक्ट क्यों लिखे हैं चैप्टर 4 के लिए, क्योंकि वहां पे कोई फार्मूला है नहीं, एक स्प्लिटिंग का फार्मूला है जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। लेकिन हम क्वाड्रेटिक की फार्मूला की बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर, जो अभी हमने लिखा था प्रोनोमियल नो स्टैंडर्ड ही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए क्या है, ए बच्चों ए क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है बच्चों, कांस्टेंट। क्या है बच्चों, कांस्टेंट। सी जो है कांस्टेंट है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो है कांस्टेंट टर्म है। तो आप देखो कि इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसी से निकालते हैं, यानी ये एक्सप्रेशन है ए बी सी क्या है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, हम एक्स के फॉर्म में वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया बच्चों, यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों, x इक्वल टू, यानी x क्या है, जीरोज, x क्या है बच्चों, x इक्वल टू जीरोज, यानी जीरोज का मतलब क्या, कि हम इसको सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस, तो इससे हमें दो सॉल्यूशन होगा, एक प्लस के साथ यहाँ पे और एक बार माइनस ले लेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन गेन हो जाएगा। यहाँ पे b क्या है बच्चों, ए बी कोफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c क्या है, कांस्टेंट, इसमें रख देंगे इस एक्सप्रेशन का, डायरेक्टली x निकल जाएगा। डन। अब यहाँ पे d भी होता है बच्चों, d, अब d की वैल्यू हम निकाल के क्या बोलते हैं, d इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, d इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी, या d। अब बच्चों d जो है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या होगा, टू डिफरेंट सॉल्यूशन, यानी इसमें दो डिफरेंट सॉल्यूशन गेन होगा। d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दो डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। दो डिफरेंट सॉल्यूशन मतलब क्या, कि एक 2 हो सकता है, एक -2 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, एक 6 हो सकता है, एक 10 हो सकता है, एक -3 हो सकता है, कुछ भी दो अलग अलग होगा। d इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू 0 है मीन्स क्या, टू सिमिलर सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन होगा सिमिलर होगा। सिमिलर करने का मतलब क्या, कि जैसे 2, 2, 3, यानी 3, 3 आएगा, 4, 4 होगा, -2, -2 आएगा, -3, -3 होगा, तो इसमें 2 सिमिलर सॉल्यूशन होगा। और d लेस देन 0, देखो बच्चों d लेस देन 0 नो सॉल्यूशन, क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन गेन होने वाला
नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट में नेगेटिव आ जाएगा बच्चों। क्यों? d लेस देन 0 यानी इमेजिनरी नंबर आ गया। क्या? इमेजिनरी नंबर। तो फिर क्लास 11th अभी नहीं। तो d लेस देन 0 तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और d क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखना। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बोलते हैं इसे, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बोलते हैं। और d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d की हेल्प से हम बता सकते हैं कि 2 सोल्यूशन हो रहा है। 2 सोल्यूशन होगा तो कैसा होगा? सिमिलर होगा या डिफरेंट होगा? यह सोल्यूशन गेन हो रहा है या नहीं? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको दे दिया जाएगा और ऑप्शन होगा कि फाइंड इट्स पॉसिबल टू फाइंड द 2 सिमिलर सोल्यूशन, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। तो उस केस में क्या करेंगे? हम डायरेक्टली डी चेक कर लेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले डी चेक करेंगे और देखेंगे कि डी लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि चेक करने के लिए बोला है। चेक करने के केस में हो सकता है वो क्वाड्रेटिक में सिंप्लीफिकेशन हो, नहीं भी हो, है ना। तो पहले हमें डी निकाल लेना चाहिए और डी की वैल्यू पता चलेगा, बाद में इसको रिप्लेस कर देना उससे, है ना। इसे रिप्लेस कर दोगे हो जाएगा सॉल्व। ओके, चलो सेकेंड क्या है बच्चों? यहां से के वाला क्वेश्चन फिर से आएगा। के का चाहे कोई अदर वेरिएबल दे दिया जाएगा, एम के फॉर्म में, एन के फॉर्म में, कि अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एट इक्वल रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो उस केस में हम क्या करेंगे? के की वैल्यू निकालने के लिए इस कंडीशन को अप्लाई करना होगा। यही डी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और डी इक्वल टू 0 कर देंगे, बन जाएगा। डन। जो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और मेजर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होता है वो यही होता है ना। देखो 10th क्लास में बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली के, क्योंकि बहुत सारा चीज हम पहले से जानना चाहिए। हम लिखाना चाहे तो 9th वाला भी फॉर्मूला इंक्लूड कर देंगे तो होगा, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जितना ज्यादा फॉर्मूला है सब 9th क्लास का है, तो वो आना चाहिए, है ना। हम उसको बाद में आपको ऐड ऑन करेंगे, पहले नोट कर लो इसमें। डन बच्चों। चलो अब क्या है, हम सेकेंड में देखते बच्चों क्या, एपी, है ना। एपी की बात करते हैं बच्चों। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें भी ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। हमें कोई एपी सीरीज गिवन है तो क्या होगा बच्चों? एक होता है ना वैल्यू फॉर nth टर्म इन गिवन एपी सीरीज। कोई भी एपी सीरीज में वैल्यू फॉर nth टर्म इन गिवन एपी सीरीज, कोई एपी सीरीज गिवन है तो उसमें nth टर्म का वैल्यू क्या होगा? देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की बात करते हैं तो ए एन क्या है बच्चों? एन क्या है? nth टर्म। क्या बच्चों इसको बोलते हैं? nth टर्म, क्योंकि ए एन ले रहे हैं तो nth टर्म होगा। ए क्या है बच्चों? फर्स्ट वैल्यू ऑफ एपी सीरीज। ए आपने पढ़ा होगा, है ना, एपी सीरीज पढ़ते समय। और नहीं पढ़े होगे तो पहले वो एपी वाला लेक्चर देखना, पढ़ना, समझना, फिर जाकर के समझ में आएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा। डी इक्वल टू क्या बच्चों? कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। डी जो है कॉमन डिफरेंस है। एक ये तो हमारा फर्स्ट वैल्यू ऑफ एपी सीरीज, डी कॉमन डिफरेंस है और कुछ है ही नहीं। और डी निकालते हैं कैसे बच्चों? a2 माइनस e1, यानी कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई भी दो नंबर ले लो, उसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, हो जाएगा। एक और फॉर्मूला आता है बच्चों एपी में, क्या होता है? एसन सम ऑफ nth टर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? सम ऑफ nth टर्म, यानी nth टर्म का सम। यहाँ nth टर्म निकाल रहे थे कि उसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ nth टर्म का हमें सम निकालना है। कैसे? ये देखो बच्चों, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डन। एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करना है बच्चों? ए देखो यहाँ पे एस एन क्या है? एस एन क्या है बच्चों? सम ऑफ nth टर्म। एस एन को क्या बोलेंगे?
सम ऑफ nth टर्म, है ना। बाकी ए सेम ही है, ए में क्या है फर्स्ट टर्म, एपी क्या है बच्चों फर्स्ट टर्म, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स या nth टर्म्स, यानी एन क्या है यानी फिफ्थ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स तो कहना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि हम इस सीरीज के nth टर्म्स हम कर सकते हैं, यानी किस टर्म का हम सब निकाल रहे हैं कि 5, जैसे S5 लिए तो 5 फिफ्थ टर्म हो जाएगा, S10 ले रहे तो 10th टर्म, इसलिए हमने nth टर्म का यूज किया, n नहीं। SAD बच्चों सेम ही है, कॉमन डिफरेंस क्या है कॉमन डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस हो गया ना। आप नोटबुक में लिखना, सारा फॉर्मूला लिखोगे तो आपको रियलाइज होगा, है ना। चलो जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। बच्चों कुछ हम एडिशनल फार्मूला देखते हैं। एडिशनल फार्मूला देखने का मीनिंग क्या है कि कुछ ये पूरा जो चैप्टर 2, 3, 4 यानी पोलिनोमियल जो है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और एपी, ये सब एलजेब्रा का पार्ट आता है। क्या है बच्चों एलजेब्रा का पार्ट होता है, लेकिन इसमें और भी एडिशनल फार्मूला यूज होते हैं, काफी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। चलो उसको हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को। जैसे है ना फर्स्ट में क्या है बच्चों लिख लो, आप सभी जानते भी होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये होता है। सेकेंड में हम इसी में लिखते हैं बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जल्दी जल्दी लिखते चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्सप्रेशन आप लिखते चलना सब आदमी। सी क्या है बच्चों ए माइनस, अब क्या है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों क्या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी बैठ रहा है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम थर्ड में देख रहे थे ट्रिगोमेट्री में बहुत यूज होगा, आगे जितने भी चैप्टर पढ़ोगे उसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए इसको लर्न होना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब बच्चों क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होता है। चाहे तो हम 3ab कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जगह कॉमन भी लेके लिखते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी का होल क्यूब बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो देखो a क्यूब ए माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा इस तरीके डेरिवेशन। हम सिक्स्थ की बात करते हैं बच्चों, अब क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू, अब ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा बच्चों ए माइनस बी इंटू क्या बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। इसको याद रखना बीच में माइनस नहीं होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ माइनस लिख देते, नहीं गलत है, और 2 भी लगा देते हैं, नहीं 2 नहीं होता, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बच्चों ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यू, तो क्या होगा ए माइनस ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस ए बी हो जाता है ना। यहाँ क्यू वाला में अंदर माइनस चला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये रिलेशन, ये हमेशा मैथ में आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज होने वाला है, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होने वाला है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझो कि ये तो हमेशा बैकबोन है ना, क्या है बैकबोन है मैथमेटिक्स का, ये हर जगह यूज होता है, इसे जल्दी से नोट करो। डन, चलो अब हम क्या करते हैं आगे अब क्या है बच्चों, अब कुछ थ्योरम वगैरह है, तो थ्योरम का तो कुछ ये नहीं है, थ्योरम को हम डिस्कस, थ्योरम आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा क्योंकि उसमें डिफरेंट पिक्चर होते हैं, जब रेशियो है बीपीटी है, जैसे बेसिक प्रोपोर्शंस थ्योरम वगैरह है, उसको हमें नोन होनी चाहिए, ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है उसका हमें नोन होनी चाहिए कि क्या क्या फीचर्स है, कन्ग्रुएंस रूल होनी चाहिए, है ना। ये सब बैठ करके आप देखो, लिस्ट बनाओ, सारा कन्ग्रुएंस रूल बुक में लो, उसको स्टेटमेंट के साथ लिखो, फिगर बनाओ, उसका रेशियो लिखोगे तो आपको रियलाइज होगा। ट्रायंगल चैप्टर ज्योमेट्री, फिर हमारा फार्मूला में जो आता है
वो टेंजेंट से रिलेटेड आता है कि टेंजेंट जो होता है इक्वल होता है ना। हम कुछ यहाँ पे आपको बता देते हैं ट्रायंगल के केस में क्या होगा बच्चों। ट्रायंगल के केस में क्या होने वाला है, ट्रायंगल में बच्चों आप बीपीटी थ्योरम मैं बता देता हूँ एक, है ना, एक बीपीटी थ्योरम, बाकी आप देखना उसमें एक ये देखो बच्चों, है ना, एक हमें ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और ये हमारा पी और क्यू है। अब क्या है इन ट्रायंगल, अब इसमें देखो इन ट्रायंगल क्या पी क्यू जो है इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या इन ट्रायंगल ए बी सी। हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करते तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू जो हमारा पी क्यू है पैरेलल है किसके, बी सी के। पी क्यू किसके पैरेलल है बच्चों, बी सी के पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा इसका रिलेशन बच्चों, फ्रॉम बीपीटी, है ना, ये क्या है बीपी बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, यानी पी क्यू पैरेलल है बीसी के, तो क्या हो जाएगा बच्चों एपी अपॉन पीबी इक्वल टू क्या ए क्यू अपॉन क्यूबी। ए हमारा रिलेशन हुआ एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन क्यूबी, ए बेसिक प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, कोई भी साइन प्रोपोर्शंस करके हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सिमिलर क्राइटेरिया बच्चों, सिमिलर क्राइटेरिया, सिमिलरिटी के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ऑल यानी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या बच्चों क्रॉसपोंडिंग एंगल्स एंड क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल होता है ना, corresponding sides are equal। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये तो वर्ड्स में लिख रहा है लेकिन मैथ्स में थोड़ी वर्ड चलता है, तो सॉल्व करना होता है, फाइंड आउट करना है। कैसे हम निकालेंगे बच्चों, देखो मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूं आपको यहाँ पे देख लो, चलो एक ये हो गया, एक ये दो ट्रायंगल दिख रहा है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं हमें बताना है, तो कैसे हम चेक करेंगे कि सिमिलर है, देखो इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसका नाम देते हैं डी ई, है ना। अब बच्चों सपोज ए वाला एंगल जो है इसकी इक्वल हो, ए जो है इसके इक्वल हो, ए जो है इसके इक्वल हो, तो ये सब के सब क्या है सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों सिमिलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए जो है बच्चों, ये एंगल ए जो है एंगल डी के क्रॉसपोंडिंग है, क्रॉसपोंडिंग का मतलब ए डी के क्रॉसपोंडिंग है। एंगल बी जो है किसके क्रॉसपोंडिंग है बच्चों, एंगल ई के, और एंगल सी जो है एंगल एफ के क्रॉसपोंडिंग है। इसको बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, है ना, क्रॉसपोंडिंग। और रेशियो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इक्वल, है ना, and corresponding sides are equal in ratio। देखो यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, है ना, corresponding sides are equal in ratio। रेशियो में साइड्स इक्वल होते हैं, डायरेक्ट साइड्स इक्वल नहीं होगा, है ना, डायरेक्ट साइड्स इक्वल होगा तो कन्ग्रुएंट हो जाएगा, रेशियो में इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, जस्ट इसके नीचे लिखना, इसके नीचे क्या कि ए बी अपॉन क्या बच्चों, ए बी अपॉन डी ई जो होगा वो इक्वल होगा किसके, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल होगा, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, और सी ए अपॉन बच्चों एफ डी, है ना। ऑर्डर ध्यान में रखना ए बी डी ई, इससे क्या पता चलता है कि कैसे न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम इधर उधर हुआ तो फिर पता नहीं चलेगा ऑप्शन, इसलिए ध्यान से लिखना। तो इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, यानी ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर, सिमिलर का सिंटेक्स बच्चों ऐसे होता है ना, ये सिमिलर है
ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के, ठीक है ना। इस तरीके से हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूव करते हैं। डिफरेंट सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है बच्चों, क्या होता है, ट्रिपल एस होता है, डबल ए होता है, एस एस होता है। डिफरेंट क्राइटेरिया है बच्चों, क्या क्या है बच्चों, ट्रिपल एस है ना, डबल ए, एस एस। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि डिफरेंट। आर एच एस जो राइट एंगल वाला ट्रायंगल तो सारा कन्ग्रुएंस होता है, ज़्यादा से मैक्सिमम टाइम हम यही यूज करते हैं। ट्रिपल एस, डबल एस, ट्रिपल ए भी होगा बच्चों, ट्रिपल ए भी होगा, ऐसा नहीं है कि यही है, ट्रिपल ए भी है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। डबल ए एस का यूज कर सकते हैं, दो एंगल एक साइड है ना, एक्सेट्रा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मेजर ना। राइट एंगल ट्रायंगल है तो जितने भी राइट एंगल है सबके सब कन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर होगा, सिमिलर होगा, कन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर, ध्यान रखना, कन्ग्रुएंट अलग है। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। इसी तरीके से बच्चों सर्कल का भी है ना। सर्कल, हम सर्कल की बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों, सर्कल में क्या है, सर्कल का टेंजेंट हम लेते हैं ना, टेंजेंट देखो, सर्कल में जैसे ए सेंटर है ना, हम यहां से कोई पॉइंट ले लिया, ये देखो ये टेंजेंट है, क्या है बच्चों, इस तरीके से हम मिलाएंगे है ना। ये देखो ये हमारा सर्कल, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट, क्या, टेंजेंट, आपको याद होगा। ए बी क्या है बच्चों, ए बी टेंजेंट है, टेंजेंट यानी जो सर्कल को टच करके निकल जाता है। फिर सीकेंट होता है, क्या होता है बच्चों, सीकेंट होता है, कोसिकेंट है ना, सीकेंट होता है। तो सारा कुछ इसमें होता है। तो टेंजेंट क्या है, यहां से देखा जाए तो ए हमारा टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है बच्चों, जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करता है, जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करता है ना, वो क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो एक्सटर्नल पॉइंट है, मान के चलो ये पी एक्सटर्नल पॉइंट है, पी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल से, यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट मैक्स टू मैक्स हो सकता है, दो से ज्यादा नहीं होगा। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, इससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होने वाला है। इसका नाम देते हैं बच्चों ए, इसका नाम देते हैं बी, एक सेंटर पे ओ ले लेते हैं, तो ए पी जो होगा वो पी बी के इक्वल होगा, यानी लेंथ ऑफ है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ किया जाता है उसके टेंजेंट का लेंथ क्या होने वाला है, इक्वल है, यानी एपी और पीबी बराबर होता है। और भी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बच्चों देखो यहाँ पे, इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन लाई होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है बच्चों कितना, 90 डिग्री, यानी टेंजेंट और रेडियस जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये सब प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए कि ओ ए जो है परपेंडिकुलर है किस पे, ए पी पे, ए परपेंडिकुलर का साइन है। हम दूसरा बात और भी देखेंगे, तो ओ बी भी परपेंडिकुलर है किसके बच्चों, किसके परपेंडिकुलर है, पी बी के। हम थर्ड में देखते हैं तो क्या होता है, एक टेंजेंट। अब सपोज हमने ज्वाइन कर दिया एक लाइन को, ये देखो इसको ज्वाइन किया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाता है बच्चों। ये सब प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको इसका प्रूफ भी है ना। ट्रायंगल ए ओ पी क्या है, कन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल किसके, ए ओ पी, बी ओ पी के, ए कन्ग्रुएंस है। कन्ग्रुएंस का सिंटेक्स इस तरीके से होता है, डबल इक्वल एक लाइन, सिमिलर वाला लाइन, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। ये मेजर प्रॉपर्टीज जो है वो पूरे सर्कल में
यूज होता है। फिर पाइथागोरस भी यूज हो सकता है बच्चों। देख रहे हो ए ओ, क्योंकि ए ओ पी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पाइथागोरस का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ओवरऑल, है ना। तो मेजर इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। डन। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है तो उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। चलो जल्दी से नोट कर लो। बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का तो मैंने स्पेशल क्लास आपको दिया है और उस पर पूरा लेक्चर आपको रिकॉर्डेड है, तो आप देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया है। मैं यहाँ पे बस शॉर्ट में बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है बच्चों, देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो साइन, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, इसको क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर पी बाई एच, हाइपोटेनस। कॉस थीटा बच्चों क्या होगा, कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, याद रखना बेस अपॉन हाइपोटेनस। और मैंने बताया था कि क्या करना है, बेस कैसे लेते हैं बच्चों, बेस और परपेंडिकुलर कैसे, पहले आपको एंगल डिसाइड करना है, उसके बाद हम ले सकते हो। थर्ड में बच्चों क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा की बात करते हैं तो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P बाई बी। थर्ड में हम बात करते हैं बच्चों क्या, साइन कॉस टेन। अब बच्चों इसी का रिवर्स करके हम बाकी कर सकते हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, टेन का उल्टा होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रिवर्स कर दो, यानी बी बाई पी। डन। फिफ्थ में बच्चों सेक थीटा, सेक थीटा की बात करते हैं तो क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन क्या बच्चों, बेस, यानी एच बाई बी। एच क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस है, एच क्या है, हाइपोटेनस, पी परपेंडिकुलर और बी बेस। डन। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पी क्या है, परपेंडिकुलर, बी बेस और एच हाइपोटेनस, है ना, याद रखना एच स्मॉल एच आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है बच्चों, सेक कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ए क्या हो जाएगा बच्चों, एच बाई पी। डन। इस तरीके से डिफरेंट ट्रिगोमेट्री रेशियो आपको आना चाहिए। और भी है बच्चों, अब कुछ आइडेंटिटी है वो हम देख रहे हैं, ये तो 6 आपको बेसिक रेशियो है ना। अब कुछ आइडेंटिटी भी है, जैसे देखो मैं यहाँ पे पहले रिवाइंड कर देता हूँ, ये साइन थीटा क्या होता है बच्चों, सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा बच्चों, सेक थीटा लिखता हूँ, सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का रिवर्स कर देंगे तो सेक। कॉट थीटा बच्चों, कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा, इसका रिवर्स हो गया। कुछ आइडेंटिटी भी था, कौन कौन सा आइडेंटिटी था बच्चों, मैं नंबरिंग सेम लेके चलता हूँ, यहाँ पे 7th 8th ये 9th, 9th में बच्चों अब क्या करते हैं, कुछ आइडेंटिटी हम लिखते हैं। आइडेंटिटी में कौन सा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक क्या था बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 10th। 11th में क्या बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
ये फार्मूला है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी इसमें से रिलेशन यूज होता है। जितने भी हमें ट्रिगोनोमेट्री, आइडेंटिटी, रिलेशन, पूरा ट्रिगोनोमेट्री का जो एप्लीकेशन है बस इसी में घूमता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं बच्चों, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा विजुलाइज हो। यहाँ पे ही मैं ड्रॉ करता हूं। याद रखना हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में हम लेते हैं। कोई भी चीज हम बनाएंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लेकर के डिसाइड करना कि कौन सा परपेंडिकुलर है। जैसे ए एंगल हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा पी, ये हमारा बी और ये एच। डन। लेकिन हमने ध्यान रखा है कि इसको एंगल माना है, ए वाला हमारा थीटा है, ए थीटा। इसलिए यदि एंगल चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस। हमने डिटेल बना रखा है पूरे ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो देख लो। तो बच्चों इतना ही फार्मूला है इसमें, जितना भी है ये फार्मूला है। हम नेक्स्ट क्या करते हैं बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो सेम ही आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है ना। उसके बाद आता है मेंसुरेशन, सरफेस एरिया है ना। हम मेंसुरेशन की बात करते हैं मेंसुरेशन चैप्टर में, तो इसमें डिफरेंट शेप के बारे में होता है। तो मैं शेप नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहले क्यूबॉइड, चलो ड्रॉ कर देता हूँ है ना, थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए जब हम ड्रॉ करेंगे तो, है ना, आपको ज़्यादा विजुलाइज होगा चीज़ें। क्यूबॉइड ए, क्या करना बच्चों, इसके वर्टेक्स को ऐसे हम बनाते हैं, सभी को तो आता ही होगा, ये इजी फिगर है इस तरीके से। अब एक क्यूबॉइड बन गया बच्चों। अब इस क्यूबॉइड का क्या होता है बच्चों, लेंथ देखो, ए एल हो गया हमारा, ए हमारा क्या हो गया बी, और ए हमारा एच कर सकते हैं, या एच इसको भी दे सकते हैं ना, बीट एल। हम बी यहाँ नहीं देना चाहते, छोड़ दो, यहाँ पे बी दे दो, बीट है ना, ए बी बीट थी, फ्रंट व्यू दिखता है तो एल बी एच। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, टी ए से ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों टी एस ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना, क्योंकि 6 सरफेस होता है, नीचे ऊपर एल बी होगा, है ना। साइड में क्या होगा बी एच, और फ्रंट पे एल एच, बैक में भी एल एच, 6 है। टी एस ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया, टी एस मतलब टोटल सरफेस एरिया बच्चों, क्या एल एस है, एल एस ऑफ क्यूबॉइड। एल एस मतलब लेटरल सरफेस एरिया बच्चों, क्या लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया में हम बॉटम और टॉप को नहीं इंक्लूड करते हैं, तो उसमें क्या एल बी को रिमूव कर देंगे, तो 2 इंटू बी एच प्लस एल एच, ये गेन होगा। थर्ड में क्या है बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों, 2 एल इंटू बी इंटू एच। एक और है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल बच्चों, क्या लेंथ ऑफ मैक्स लेंथ ऑफ डायगोनल, यहां पे यूज करना चाहिए क्या मैक्स, यानी मैक्सिमम लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ डायगोनल। ये भी पूछते हैं एग्जाम में, आपको पता नहीं चलेगा क्या होगा। डायगोनल यानी क्या होता है बच्चों, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ज्वाइन करें तो उसका लेंथ क्या होगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मोस्ट ऑफ यही फॉर्मूला यूज होता है, नोट कर लो। अब हम क्या करते हैं, इधर हम क्यूबॉइड का, मैं क्यूब का बना देता हूं बच्चों। क्यूब के लिए भी हम एक फिगर बना लेते हैं। हो गया बच्चों, नोट करते चलना तब होगा, बिना नोट किए हुए नहीं होगा। ऐसा नहीं कि देख के हम सब याद करना है, बिल्कुल नहीं।
आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा रियलाइज होगा। डन। क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पे क्यूब है तो सबका डायमेंशन सेम ही होता है, ए है ना। ए यूनिट सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर ले लेंगे, मीटर होगा मीटर, जो भी यूनिट होगा हम लिख लेंगे। अब क्या करना है बच्चों, फर्स्ट केस में यहां भी लिखते हैं बच्चों टी ए से ऑफ क्यूब। टी ए से ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, 6a²। क्यों बच्चों, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर। और ऐसा कितना सरफेस है बच्चों, 6, तो 6a² हो गया। डन। हम एल ए से मतलब लेटरल सरफेस एरिया, एल ए से मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा बच्चों, 4a², क्योंकि टॉप और बॉटम को एल ए से में इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ वॉल का एरिया होता है साइड का। बच्चों थर्ड में क्या, वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, एल इंटू बी इंटू, सॉरी यहाँ पे तो साइड है तो साइड का क्यू लिख देंगे। क्यों, क्योंकि एल बी एच, तो एल भी ए है, बी भी ए है, एच भी ए है, तो ए इंटू ए क्यू हो गया। थर्ड। फोर्थ की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लेंथ, मैक्स लेंथ यानी मैक्सिमम लेंथ ऑफ डायगोनल, यहाँ भी लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे मैं पूरा वर्ड यूज करता हूँ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ डायगोनल, याद रखना है। ये थोड़ा सा आपके लिए अननोन भी हो सकता है, लेकिन आपको ये आना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस कई बार पूछा है सीबीएसई ने। क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब सब में ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3a², ये बाहर आ जाएगा तो a√3 लिख देते हैं, a√3। अब यहाँ मीटर सेंटीमीटर जो भी डिस्टेंस होगा लिख देंगे। कैसे हुआ बच्चों, देखो लेंथ बीट हाइट सब बराबर होता है किसमें, क्यूब में, तो a² 3a²। अब a² रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि मल्टीपल में है, स्क्वायर है, तो ये हो गया a3। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम दूसरे सरफेस पे जाएंगे। चलो बच्चों, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब सिलेंडर के बारे में देख लेते हैं बच्चों, है ना। सिलेंडर थर्ड में, सिलेंडर क्या है बच्चों, सिलेंडर का जो शेप है वो आपको पता है बोतल की तरह होता है। देखो ये सिलेंडर बना, अब सिलेंडर का क्या है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैं दूसरा कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको दिखेगा। ये रेडियस हो गया, यहां से यहां तक क्या है बच्चों, ये हाइट है, क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी आर जो क्या है बच्चों, आर जो है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर, और एच क्या है बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर, याद रखना ये क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, और एच और रेडियस ऑफ सिलेंडर आर है। बच्चों यहाँ पे अलग अलग सरफेस है कि सिलेंडर का मीनिंग जो होता है, वो सिलेंडर जो होता है टॉप होता है, मैं दिखा रहा हूं, जैसे ये बोतल देख लो, है ना, ये बोतल है। अब देखो ये बोतल जो है सिलिंड्रिकल शेप का है, तो सपोज हम इस कैप को थोड़ा सा, ये है छोटा है, लेकिन आप एज्यूम करो कि देखो नीचे का ये सिलिंड्रिकल शेप में, तो एक कर्व सरफेस है, क्या है बच्चों, एक कर्व वाला पोर्शन है, नीचे कैसा है, फ्लैट है ना, नीचे सर्कल बन रहा है, इधर भी सर्कल बन रहा है बच्चों। तो आप देखोगे कि कर्व भी है और प्लेन भी एरिया है, तो इसमें दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो एक कर्व है तो इसको सी ए से बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ए क्या है बच्चों, प्लेन सरफेस एरिया, ये भी प्लेन सरफेस एरिया है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया, है ना, तो ध्यान रखना इसमें। तो आपको यहां पे लिखते हैं सबसे पहले क्या, सी ए से ऑफ सिलेंडर, क्या बच्चों, सी ए से ऑफ सिलेंडर, सी ए से मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होगा बच्चों, 2πRH, क्या बच्चों, 2πRH। सेकेंड में क्या है बच्चों, TA ऑफ सिलेंडर, क्या है, TA ऑफ सिलेंडर, TA ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो क्या होगा, πr², सॉरी πr² को हम ऐड करेंगे, 2πr² प्लस 2πRH। ये मैंने क्या लिखा बच्चों, देखो 2πRH कर्व तो है ही, लेकिन कितने सर्कल बन रहे हैं बच्चों, 2 सर्कल, एक सर्कल जो है टॉप में एक बॉटम में, है ना,
एक टॉप में और एक बॉटम में, तो दो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और एक कर्व तो है ही 2 पाई आर एच। अब यहां से 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, ले लो, यहां से आर प्लस एच। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है 2 पाई आर एच। एक और चीज बच्चों ध्यान रखना कि कभी मान के चलो ऐसा फिगर हो जिसमें कैप है ही नहीं, जैसे ग्लास दे दिया जाएगा कि ये ग्लास है, तो ग्लास में एक ही सर्कल होगा, दूसरा सर्कल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्लास ऊपर से क्लोज होगा क्या? नहीं ना। तो इंटीग्रेटेड फिगर पूछते हैं तो उसमें टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा आपसे कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, उस शेप का देखना, उसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करना कि भाई कौन सा सरफेस हमें छोड़ना है, कौन सा लेना है। डन? हाँ, क्योंकि हमें सपोज ऊपर वाला नहीं चाहिए तो 1 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे टोटल सरफेस एरिया में। मान के चलो कि पाइप है क्या बच्चों? पाइप है, तो पाइप का टॉप और बॉटम दोनों कर्व, जो सर्कुलर पार्ट होता है वो ओपन होता है। पाइप में सर्कुलर पार्ट जो होता है टॉप और बॉटम दोनों ओपन होगा, तो उसमें बोलेगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो वहां पे टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ही होगा, यानी वहां पे CSA और TSA दोनों इक्वल होने वाला है। डन? चलो, ये हमारा हो गया 2 पाई रेच 2 पाई। तो इस तरीके से थोड़ा सोचना, डायरेक्ट नहीं निकालना। यहां पे भी हम LAC यूज कर सकते हैं, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ऑफ सिलेंडर। तो बच्चों लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो सेम ही होता है 2 पाई आर एच, CSA के बराबर ही होगा 2 पाई आर एच। डन? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हम बात करते हैं पाई आर स्क्वायर एच। सर्कल के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कुछ नहीं। सर्कल का एरिया होता है ना, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गेन हो गया। डन? चलो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा से बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं कोन के बारे में देख लेते हैं। क्या बच्चों? कोन। कोन जो होता है ये भी 3D शेप है। सब क्या, कौन सा शेप है बच्चों? ये 3D है। तो 3D शेप जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें 3 डायमेंशनल फिगर में हाइट भी हो सकता है कुछ केस में, कोन में भी है तो कोन में भी हम हाइट लेंगे। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब कोन का बच्चों क्या है? ये वाला जो पोर्शन है ये हाइट ऑफ कोन है। क्या है बच्चों? ये हाइट ऑफ कोन है। यहां से यहां तक का जो रेडियस है, क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। चलो, ये हमारा H है, ये L है, ये L है और ये R है ना। अब इसमें LHR होता क्या है बच्चों? सबसे पहले R क्या है बच्चों? R जो है रेडियस ऑफ कोन है। क्या है? रेडियस ऑफ कोन है। R क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ कोन है। H क्या है बच्चों? H जो है हाइट ऑफ कोन है। क्या है? हाइट ऑफ कोन है। और L क्या होता है बच्चों? स्लैंट हाइट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बच्चों? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ कोन। L जो होता है स्लैंट हाइट ऑफ कोन होता है। स्लैंट हाइट क्या होता है बच्चों? जो इंक्लाइंड हाइट है ना उसको स्लैंट हाइट बोला गया कोन में। जैसे आइसक्रीम खाते हो ना, उसमें जैसे बर्थडे कैप देखते हो स्लैंट हाइट, तो जो तिरछा वाला हाइट होता है ना, ये जो इंक्लाइंड है, जैसे मेरा हैंड का पोजीशन है कोई इंक्लाइंड, तो ये स्लैंट हाइट होता है। और हाइट का मतलब सीधे एकदम वर्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जो परपेंडिकुलर वाला हाइट है उस हाइट। तो कभी भी क्वेश्चन में मेंशन हो कि हाइट ऑफ सिलेंडर तो H, स्लैंट हाइट तो L, याद रखना। सिर्फ हाइट बोलेगा तो H, और जब तक स्लैंट हाइट नहीं मेंशन हो तो हमें उसे कंसीडर नहीं करना है, ध्यान रखना। स्लैंट हाइट में स्पेशली मेंशन होगा कि स्लैंट हाइट है, और नॉर्मल हाइट मतलब H, और R तो सेम ही रहेगा, रेडियस ऑफ कोन। बच्चों LHR में एक रिलेशन होता है पाइथागोरस से, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो आपको याद रखना। ये किससे आ रहा? पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा है यहाँ पे। क्यों? L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हम चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो
अब यहाँ जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो ये राइट एंगल बन गया, देखो ए पाइथागोरस, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ए भी एल होगा, ए भी स्लैंट हाइट है तो एल, एल हो गया। ये हमारा जो बीच वाला है वो हाइट है, जैसे हमने बाहर मेंशन किया ना, यदि ट्रायंगल के अंदर मेंशन करेंगे तो देखो एच एल आर, पाइथागोरस थ्योरम लग गया, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डन। इस तरीके से होगा। अब क्या करना है, इसमें भी टी एस है, तो बच्चों कोण है, तो कोण का नीचे वाला पोर्शन क्या है बच्चों, सर्कल है, नीचे वाला पोर्शन सर्कल है, और ए पोर्शन कर्व एरिया है। क्या होगा फिफ्थ में, देखो टी ए से ऑफ कोण, पहले कर्व सरफेस एरिया लिखते हैं बच्चों, सॉरी क्या फर्स्ट सी ए से ऑफ कोण, सी ए से ऑफ कोण की क्या बात करते हैं बच्चों, पाई आर एल, एल क्या होता है पता है, स्लैंट हाइट, एच आर रेडियस, टी ए से बच्चों, टी ए से ऑफ कोण, तो बच्चों पाई आर एल, स्लैंट हाइट तो है ही, इसमें एक सर्कल का एरिया ऐड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हम फिगर यूज कर रहे हैं सॉलिड फिगर, ध्यान रखना ये सब जितने फिगर है वो सॉलिड है, यानी ये सॉलिड सिलेंडर है। सिलेंडर कैसा है बच्चों, सॉलिड, सॉलिड करने का मतलब ऊपर एंड टॉप दोनों का एरिया है। कोण भी कैसा है बच्चों, ये सॉलिड है, यानी सॉलिड कोण सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड का मतलब टॉप एंड बॉटम में ओपन नहीं है, तो इसलिए हमने नीचे का एरिया ऐड कर दिया। कभी पूछेगा होलो कोण, क्या होलो कोण, होलो कोण यानी खाली है कोण, तो नीचे वाला एरिया नहीं ऐड करेंगे टोटल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में इसको ऐड नहीं करना है, जब सॉलिड सिलेंडर होगा तो ध्यान रखना। अब क्या करना, यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हो, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर, ए भी रिलेशन है, ठीक है ना, हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोण क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है बच्चों, क्या होता है 1/3। कभी कभी डायरेक्टली रिलेशन भी पूछ लेता है कि बताओ रेडियस ऑफ सिलेंडर इतना है तो वॉल्यूम कितना होगा, तो उसका 1/3 हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जरूरी नहीं निकालने के लिए, है ना। सपोज सिलेंडर का वॉल्यूम 27 है, तो इसको कोण का वॉल्यूम कितना होगा 9, है ना, डायरेक्टली 1/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट कर लो। ये बच्चों हमारा सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, है ना, क्यूब क्यूबाइड हो गया। अब दो सरफेस बच रहा है, हम उसको भी देख लेते हैं, स्फीयर और हेमी स्फीयर। कौन सा बच्चों, स्फीयर और हेमी स्फीयर। चलो हम लोग इसमें 6 है ना, हम लोग स्फीयर के बारे में बात करते हैं। स्फीयर में क्या होगा बच्चों, स्फीयर की हम बात करते हैं, स्फीयर भी 3D शेप है, यानी यहां भी सॉलिड हम स्फीयर की बात करेंगे। ये देख लो कुछ ज्यादा बड़ा बन गया ना बच्चों, अरे बहुत अच्छा बन रहा है इसमें तो, है ना। ये क्या है स्फीयर। अब इस स्फीयर की हम बात करते हैं, इसमें क्या है डायमेंशन, देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, ये देखो ये रेडियस होगा, क्या होगा ये रेडियस। अब इसमें बस एक ही होता है यार, आर क्या है बच्चों, आर जो है रेडियस किसका, रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। ये क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर है यार, बस एक ही 3D फिगर है, इसमें और मेजरमेंट नहीं है आर। अब इसमें भी बच्चों टीएस है, तो इसका टीएस है सीएस से सेम होता है, चेंज नहीं होता, इजी है। तो देखो मैं लिख देता हूं बच्चों, टीएस है यानी टोटल सरफेस एरिया, टीएस मतलब टोटल सरफेस एरिया, सीएस है कर्व सरफेस एरिया, सब बराबर ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है, इसका एक हेमी स्फीयर का, सॉरी एक स्फीयर का, एक स्फीयर का एरिया 4 सर्कल के बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हम सेकेंड बात करते हैं तो क्या हो गया बच्चों, CSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर, सॉरी TSA ऑफ एंड CSA ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है जनरली इसका फॉर्मूला, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि TSA CSA बराबर ही हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना। इसी में आता है क्या बच्चों
अब हेमिस्फीयर, क्या हेमिस्फीयर, हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं, यानी स्फीयर को कट क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया बच्चों। क्या किया गया, कट किया गया। तो उसको कट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये देख लो, है ना, एक हेमिस्फीयर, एक सेमी सर्कल की तरह दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, हेमिस्फीयर है। कटा हुआ पोर्शन ऐसे ही दिखता है। यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो, इसका सेंटर O है तो इसका रेडियस R है, यानी यहां भी R क्या है, रेडियस, क्या बच्चों, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। डन। अब यहां पे एक स्फीयर, यानी एक गेंद होता है ना, सॉलिड गेंद, उसको कट कर दिया गया बीच से, ऐसा समझो। तो उसमें दो एरिया बनता है, एक कर्व वाला और एक जो कटा हुआ नीचे वाला पोर्शन होगा वो फ्लैट प्लेन एरिया होगा। तो इसमें फिर CSA और TSA दोनों आ जाएगा। डन। कैसे, देखो TSA, पहले CSA में निकालता हूं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बच्चों, CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की हम बात करें तो इसमें कितना होगा, इसका देखो 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, हाफ हो जाएगा सीधे, है ना। TSA की बात करते हैं बच्चों, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, मैं पूरा क्यों लिखता हूं TSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ताकि आपको याद हो जाए। अभी पूरा लिखना है, ऐसे नहीं कि हेमिस्फीयर दे दिए TSA लिख रहे हैं, नहीं, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, इस ट्यूनिंग का यूज करो। इसमें क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों ऐड कर रहा है, क्योंकि नीचे वाला एरिया बढ़ रहा है, 3 पाई आर स्क्वायर। डन। वॉल्यूम ऑफ बच्चों क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, सीधे हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, इस तरीके से होगा। डन। यही बच्चों, बस इतना ही फॉर्मूला है। अब इसका इंटीग्रेट करेगा कभी फिगर में तो कभी प्लस माइनस, है ना, ये सब आना चाहिए। कुछ और भी बच्चों हम एडिशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप नोट कर लो यहां से। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ये पता होना चाहिए, क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, अच्छा सर्कल मैंने नहीं पढ़ाया ना, चलो यहां से ही देख लो। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों आपको याद होगा, चलो एरिया ऑफ सेक्टर हम आगे बताएंगे, अभी इतना तो इसमें नोट कर ही लो, हम अभी सर्कल का एरिया बताएंगे। डन। नेक्स्ट में क्या करते हैं बच्चों, हम थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेते हैं, क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्या बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या करना है बच्चों, इसमें सर्कल का एरिया हम कैसे डिफरेंट तरीके से निकालेंगे, देखो यहां देखो, सेंटर से हम यहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा रेडियस है, सर्कल का रेडियस है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का हम यूज करते हैं, सेक्टर करने के लिए क्या करते हैं, एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे यहां से यहां हम कहीं पे भी ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे एक एंगल है थीटा, इसका नाम दे दो O, ये पॉइंट का नाम देते A और ये B। अब ये देखोगे ये कुछ एरिया बन रहा है, अब इस एरिया को हमें निकालना है, तो इस सर्कल का कटा हुआ पोर्शन का एरिया है ना, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते आर जो है क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। थीटा क्या है बच्चों, एंगल ऑफ क्या, सेक्टर।
यानी सेक्टर का एंगल क्या है बच्चों, ए क्या है, सेक्टर है, क्या बोलते हैं इसे, सेक्टर। ये सेक्टर आता है ना, सेक्टर यानी एक पार्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। पार्टिकुलर एरिया को बोलते हैं सेक्टर, तो ये सेक्टर है, और इस सेक्टर का कितना एंगल है, थीटा, और आर क्या है, रेडियस सर्कल का। डन। अब इस पूरे सर्कल में से कुछ पार्ट है एरिया का, तो इसका एरिया क्या होगा, देखो बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या बच्चों, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। यानी सर्कल के एरिया का क्या है, थीटा बाई 360, यानी थीटा जितना बड़ा होगा उतना बड़ा एरिया होगा, थीटा छोटा है एरिया छोटा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। बच्चों उसके बाद हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर के आर्क का लेंथ कितना, आर्क का लेंथ यानी क्या, आर्क का लेंथ बच्चों मैं यहां व्हाइट से मार्क कर रहा हूं, देखो ए, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, ए बी का, है ना। मैं यहाँ पे नोटेशन भी बना देता हूं ताकि आपको पता चलेगा। देखो आर्क ए बी लिख दिया मैं, ऐसे कर्व बना दिया, ए बी लिख के कर्व आर्क कितना हो जाएगा बच्चों, ए थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। बच्चों यहाँ 2 पाई आर यूज किया क्योंकि टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो इसका थीटा वाला पोर्शन ये हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी रेडियस दे देगा या लेंथ ऑफ आर्क दे दिया जाएगा और एंगल गिवन नहीं होगा, उस केस में काम आएगा। डन, ये यूज करो, ये बच्चों नोट करो जल्दी से, 1 2। मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, उसका यूज करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब इसमें एरिया ऑफ, चलो मैं सेगमेंट का एरिया बताऊंगा ना, तब पहले ये नोट कर लो, इस साइड बताता हूं आपको, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और हम फिगर बना रहे हैं, एक और सर्कल ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये देखो, ये ना, अब इसमें सेंटर है, ये देख लो, ये सेंटर से हमने मार्क कर दिया, ये देख लो, ए ओ है, ए है और ए बी। अब हमने क्या किया कि देखो ए क्या किया, एक सर्कल को ज्वाइन किया, देखो ए पूरा तो सेक्टर है, आप पूरा देखोगे तो सेक्टर है, ए ओ बी यानी आर्क वाला के साथ ले ले तो सेक्टर हो जाएगा। सेगमेंट क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला देखो, यानी अब हम जो निकाल रहे हैं थर्ड में, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करता है तो क्या हुआ, यानी ये छोटा वाला जो कलर वाला जो बात है ना, वो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट में क्या होगा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो अब सेक्टर का एरिया हम निकालना जानते हैं, जैसे यहां निकाल रखे हैं, देखो सेम है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है सेक्टर का, सेम फार्मूला है, थीटा बाई 360 पाई स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों में बता रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में क्या करेंगे, जैसे आपने हीरोन्स का भी यूज किया है ना, आपने हीरोन्स का भी यूज किया है, डिफरेंट फार्मूला यूज किया है, और 1/2 बेस इंटू हाइट भी, लेकिन यहाँ पे हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, उसका यूज करना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका यूज करना। क्यों, आर मतलब रेडियस, साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल जितना बन रहा है, एंगल जो बन रहा है वो सेम है, सेम है, बस दो अलग अलग फिगर इसलिए बनाया हो ताकि आप क्लियर नो। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। डन, ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे सेक्टर का एरिया निकाल लेना, ट्रायंगल का एरिया निकाल देना, दोनों का एरिया माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। और सेगमेंट क्या होता है, ये देखो, ये आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया, आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है वो क्या है, सेगमेंट का एरिया है, आर्क और कॉर्ड के बीच का, और सेक्टर में पूरा का एरिया आ जाता है। ये देखो जितना रीजन ऑक्युपाइड है दोनों रेडियस के बीच में वो होता है। जो सेक्टर बनता है रेडियस और आर्क के बीच में बनता है,
और जो सेगमेंट बनता है वो कॉर्ड और आर्क के बीच में, कॉर्ड और आर्क के बीच में। डन, ये हो गया। अब इसमें मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर भी पूछ सकते हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो देखो क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो बच्चों मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो माइनर के लिए लिखा है। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर सीधे लिखा तो एक्चुअली माइनर सेक्टर का है, किसका, माइनर सेक्टर का है। डन। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब क्या कि ये जो एरिया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये जो नॉर्मल सेगमेंट या माइनर सेगमेंट सेम होता है। तो माइनर सेगमेंट मतलब छोटा, अब मेजर मतलब पूरा बचा हुआ। तो पूरे एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। यहां पे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको नोन हो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको चाहे तो फॉर्मूला के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहां भी ऐसे लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या बच्चों, डायरेक्ट बता दूं एक शॉर्टकट, चलो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसका यूज कर लो, ये अच्छा है ना। सेक्टर के केस में अप्लाई हो जाएगा, सेगमेंट में नहीं। सेगमेंट में तो आपको निकालना होगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब बचा हुआ, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, इंटू में है पाई आर स्क्वायर। ये पूरा क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों हम थोड़ा मीन मीडियन का हम फॉर्मूला देखेंगे, है ना, मीन मीडियन का, स्टैटिस्टिक का। स्टैट का फॉर्मूला में क्या है बच्चों, स्टैट के फॉर्मूला में हम देखते हैं, बात करते हैं तो क्या क्या आएगा। देखो एक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन, है ना। मीन क्या होता है, एक्स बार। अब एक्स बार जो होता है सम ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, ये सबसे रिलायबल फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज होता है। बाकी आप स्टेप डेविएशन अदर फॉर्म में भी आप उसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, तो मीन का निकालने का यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हम डायरेक्ट मेथड में यूज करते हैं। क्या जो डायरेक्ट मेथड यूज होता है जनरली, क्या ये डायरेक्ट, तो इसमें सम ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई। ओके, ये डायरेक्ट मेथड है, सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है ना, ये वाला जो नॉर्मल क्वेश्चन में सम ऑफ एक्स आई एफ आई। एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड पता है आपको, एक एज्यूम्ड करते हैं तो उसके इसमें ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। एक क्या है स्टेप डेविएशन, तो स्टेप डेविएशन में क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्या है बच्चों, एज्यूम्ड मीन सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई इंटू ए। और ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, यहां पे लिख सकते हो वेयर क्या बच्चों, ए जो है एज्यूम्ड मीन है, क्या है एज्यूम्ड, क्योंकि इसका नाम ही है क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन यानी हमने एक माना है कि ए है, हो सकता है सही हो गलत हो, डन, उससे डेविएशन हो सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में यही मेजर फार्मूला यूज होता है। आप कोई सा भी फार्मूला का यूज कर सकते हो, फ्री हो, है ना, कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हो, सबसे सेम आंसर आएगा। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है ना। जब हेवी डाटा होता है तो हमें इस दोनों का यूज कर सकते हैं। इजी है तो डायरेक्ट फर्स्ट से चले जाओ, डन। उसके बाद क्या होता है बच्चों, मीन के बाद मीडियन। बच्चों मीडियन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू क्या बच्चों, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, है ना, ए होता है।
यहां पे बच्चों क्या होता है, एल क्या है आपको पता होना चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ किसका, मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मैं इसमें लिख रहा हूं ताकि ये कॉम्प्लेक्स है। एल क्या, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन क्या बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, क्या है, डायरेक्ट लिखता हूं ये ज्यादा समझ में आएगा। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है। सी एफ क्या है बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं पता है ना, टेबल को ऐड करके हम निकाल देते हैं। एफ क्या बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन, यानी जो भी क्लास हम मीडियन क्लास होगा उसके पहले वाले क्लास का सीएफ लेना है, ध्यान रखना। एफ क्या है, एफ जो है फ्रीक्वेंसी है किसका बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एच क्या है बच्चों, क्लास साइज। एच क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेते हैं। ए टर्म साथ में याद रखना, और एच मल्टीपल में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एक मोड का फॉर्मूला है बच्चों, मोड का फॉर्मूला कहां लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, आपको नोट करना कर लो, है ना। क्या बच्चों, मोड में क्या होता है, मोड जो होता है एल प्लस, यहां पे अब इसमें फ्रीक्वेंसी का सम होता है ना, कि हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं, है ना, हम यूज करते हैं। एल क्या होता है बच्चों, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा F2, है ना, दो बार माइनस करते हैं इसमें। इसमें H भी होगा ना, यहां भी H मल्टीप्लाई होगा, है ना। यहां पे भी L लेंगे तो लोअर लिमिट, यहां भी क्या है, लोअर लिमिट किसका बच्चों, मीडियन क्लास का, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। F0 F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी है। F0 क्या है बच्चों, जो भी फ्रीक्वेंसी लेंगे, जो मॉडल क्लास होगा उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी को F0 बोलते हैं, और F के बाद वाला फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं क्या, F2, और जो मॉडल क्लास होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1, है ना। जो मॉडल क्लास होगा उसके फ्रीक्वेंसी को F1, और मॉडल क्लास के पहले वाले को F0 या F0, और मॉडल क्लास के बाद वाले को F2। H क्लास साइज होता है सिमिलर तरीके से। और मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होने वाला है। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो बच्चों ये पूरा। अब हम प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं ना, प्रोबेबिलिटी एक बच रहा है बच्चों। प्रोबेबिलिटी में कुछ फॉर्मूला नहीं है ज्यादा, आपको कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा है। प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी पीई बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। क्या होगा बच्चों, डिजायर आउटकम या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। क्या बच्चों, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये होगा, यानी हम क्या चाहते हैं और कितना टोटल पॉसिबल है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई का मतलब कि कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और कोई भी इवेंट नहीं होने की, यानी कोई भी इवेंट होने की क्या संभावना है और कोई भी इवेंट होने की क्या संभावना नहीं है, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। यहां से कोई सा भी निकाल सकते हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब नॉट इवेंट, यानी इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस पी, ये हो सकता है। डन बच्चों, ये सब आपको आना चाहिए। डन। पी
पी का जो रेंज होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट का, वो 0 के इक्वल हो सकता है, यानी 0 है तो यानी इवेंट पॉसिबल नहीं है। किसी भी आपको क्वेश्चन का या इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आ रहा है, इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है ना। वो इवेंट जैसे कल सनराइज नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है, होगा, है ना, तो उसका इवेंट क्या हो जाएगा 0। कल सनराइज होगा, श्योर है, होगा, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो गई 1 होगा। तो मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0, यानी प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है 0 से लेकर के 1 तक, तो 0 है 1 तक, 1 तक, ये मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है 0 और 1 के बीच में रहेगा। मेजर यही है। इसके अलावा हमारा जो डाइस है क्या बच्चों, और जो डाइसेस का कॉन्सेप्ट आता है, और फिर क्या कार्ड्स वगैरह, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मेजर फार्मूला जो हमने देखा वो इतना ही है, और आप इतना को अच्छे से लर्न कर लेते हो अभी एग्जाम टाइम में तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके बच्चों, तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच।